Welcome, friends. Today we'll start with the next topic, that is alternative centers of power. As we have already done, uh, Second World War, end of the Cold War, and then US hegemony in world politics. अब उसके आगे की बात कि जब यूएस की हेजेमनी में हम रह रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि यूएस इज़ दी ओनली सुपर पावर्स, कुछ और सेंटर्स ऑफ पावर भी इमर्ज हो रहे हैं। तो वो जो सेंटर्स ऑफ पावर हैं जो अमेरिका की हेजेमनी को किसी तरह से भी थोड़ा सा भी चैलेंज दे सकते हैं, दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू टेक अप इन दिस चैप्टर। इसमें कई ऐसे पार्ट्स हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे, जैसे यूरोपियन यूनियन है, आसियान है और चाइनीज़ इकोनॉमी है। अब आप देख रहे हैं रिसेंट हो गया है कि कोविड-19 की वजह से जो अमेरिकन इकोनॉमी है वो पूरी तरह से डेवस्टेट हो गई है, शैटर हो गई है, कुछ भी नहीं बचा, बुरी हालत है वहाँ पे। और अमेरिका एलेज कर रहा है चाइना को कि उन्होंने इसको इंजीनियर किया है उनकी इकोनॉमी को ख़त्म करने के लिए। तो ये एक नई डेवलपमेंट है हमारी, और दिस इज़ अ पार्ट ऑफ आवर सिलेबस, क्योंकि हमारा कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स में आज तक की पॉलिटिक्स में जो भी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ व्हाट वी आर गोइंग टू टेक अप. So when we talk about alternative centers of power, the first thing which comes to our syllabus is the European Union. देखिए यूरोपियन यूनियन जो है यूरोप में एक बड़ी डेवलपमेंट थी, एंड दिस वाज एक्चुअली आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर. इफ यू सी हियर as this content starts, second world war came to an end, and many of the Europe's leaders grappled with the question of Europe. Should Europe be allowed to revert to its old rivalry or be reconstructed on the principle and institution that would contribute to the positive conception of international politics? See, तो जब ख़त्म हुआ तो यही क्वेश्चन था कि यूरोप को अब कैसे शेप करना है, फ्यूचर के लिए किस तरह से शेप करना है, क्या जो पुरानी राइवलरीज थी उनको कंटिन्यू करना है या यूरोप के लिए कुछ और नया फ्यूचर उनको इमेजिन करना है। इसी आइडिया के साथ देखिए यूरोप में इंटीग्रेशन जो है वो एक तरह से अमेरिका के फाइनेंसिस से शुरू भी हो गया था इन अंडर द मार्शल प्लान। ठीक है, 1945 के बाद अमेरिका ने एक्सटेंसिव मैसिव फाइनेंशियल सपोर्ट्स जो है वो यूरोप में दी लोगों को, कंट्रीज़ को, अपनी इकोनॉमी को रीस्टैब्लिश करने के लिए। इस फाइनेंशियल एड को ही हम मार्शल प्लान के नाम से जानते हैं, राइट? So this is known as, this is known as the Marshall Plan, right? And the US also created a new collective security structure under NATO. US ने भी एक collective security system बनाया, NATO जिसको हम बोलते हैं, है ना? और इस मार्शल प्लान के अंडर यूरोप में एक डेवलपमेंट हुई जिसका नाम था, एक ऑर्गेनाइजेशन बनी जिसका नाम था ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन, OEEC, इन द ईयर 1948. यूरोपियन यूनियन का जो एग्जिस्टेंस है या जो उनका क्रिएशन है वो स्टेप बाय स्टेप हुआ। जैसे पहली डेवलपमेंट उसमें थी OEEC की, और इसका म्यूचुअल जो एक अग्रीमेंट वो यही था कि यूरोप के लिए एक नया फ्यूचर, नॉट बेस्ड ऑन द ओल्ड राइवलरीज। एक तरह का फोरम बना ये वेयर द वेस्टर्न यूरोपियन स्टेट्स बिगेन टू कोऑपरेट ऑन ट्रेड एंड इकोनॉमिक इश्यूज। ट्रेड और कॉमर्स पे कंट्रीब्यूट करने लगे, कोऑपरेट करने लगे। फिर इसके बाद दूसरी डेवलपमेंट थी काउंसिल ऑफ यूरोप, 1949 में दूसरी डेवलपमेंट हो गई है। ठीक है, दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट, राइट? एंड अगर उसके बाद हम बात करें, उसके बाद अगला डेवलपमेंट क्या था? ये जो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का यूरोप का यूरोपियन कैपिटलिस्ट कंट्रीज़ का था, ये मैंने जैसे आपको कहा कि स्टेप बाय स्टेप एज अ टाइमलाइन जो है प्रोसीड करता रहा, और फिर फॉर्मेशन हुई यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी की इन द ईयर 1957, राइट? एंड दिस प्रोसेस एक्वायर्ड अ पॉलिटिकल डायमेंशन। अब शुरुआत में जब ये ऑर्गेनाइजेशन बनी तो ये प्योरली इकोनॉमिक थी, इसका इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव था, कोऑपरेशन ऑब्जेक्टिव था, लेकिन ग्रेजुअली इसने पॉलिटिकल डायमेंशन ले ली, मतलब ये पॉलिटिकल रोल्स भी परफॉर्म करना शुरू कर दिया, और इसीलिए इन्होंने एक यूरोपियन पार्लियामेंट बनाई। अब देखिए यहाँ पे ये एक बड़ी डेवलपमेंट है कि पार्लियामेंट जो है वो
यूजुअली जब हम बात करते हैं रेफरेंस का पार्लियामेंट का, तो ये किसी रेफरेंस में बात करते हैं तो ये किसी एक नेशन के बारे में बात करते हैं, बट हियर इट वाज क्रिएटेड फॉर अ ग्रुप ऑफ नेशंस। ग्रुप ऑफ नेशन था यूरोपियन यूनियन, उसके लिए पार्लियामेंट की बात हुई, तो एक पॉलिटिकल रोल ये इसने प्ले करना शुरू कर दिया। The collapse of Soviet bloc put Europe on a fast track and resulted in establishment of European Union in 1992। और यूरोप में बड़ी डेवलपमेंट और ज़्यादा क्या हुई कि जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूरोप की जो कंट्रीज थी जो कि कम्युनिस्ट यूएसएसआर का मेंबर थी, जब वो इसका डिसइंटीग्रेशन हो गया तो वो एक नए रोल प्ले आ गए, उसमें प्लेयर्स आ गए, तो उसकी वजह से जो डेवलपमेंट है और फास्ट हो गया। और अल्टीमेटली 1992 में यूरोपियन यूनियन came into being. The foundation was thus laid for a common foreign and security policy. अब जो फाउंडेशन थी यूरोपियन यूनियन की, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? These are the things which were important. Foundation was thus laid for a common foreign and security policy, cooperation on justice and home affairs, and creation of a single currency, यूरो जिसकी हम बात करते हैं। तो this was the main objective of European Union। ठीक है। और ओवर द टाइम जो इकोनॉमिक, जैसे मैंने आपको कहा, जो रोल था वो पॉलिटिकल होता चला गया यूरोपियन यूनियन का, और ये इसने एक नेशन स्टेट की तरह बिहेव करना शुरू कर दिया। नेशन स्टेट मतलब एक सिंगल नेशन, एक स्टेट की तरह बिहेव करना शुरू कर दिया, जबकि ये ग्रुप ऑफ नेशन था। देयर वाज एन अटेम्प्ट टू हैव अ कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर ऑल द मेंबर्स ऑफ द यूरोपियन यूनियन, लेकिन ये फेल हो गया। बट दे हैव देयर ओन फ्लैग, देयर एंथम, देयर फाउंडिंग डेट एंड देयर करेंसी। इफ यू सी हियर, this is the flag of European Union, right? It has 12 stars in a circle, which stands for solidarity and harmony between the people of Europe. और 12 क्यों लिया गया है? Because it is traditionally a symbol of perfection and completeness, right? So moving further, European Union has tried to expand its area of cooperation and acquiring new dimensions, new members, जो नए उसका एरिया बढ़ना शुरू हो गया और इसने नया रोल प्ले करना शुरू कर दिया। नए मेंबर्स आ गए सोवियत ब्लॉक से जो अलग हुए थे। द प्रोसेस हैज़ नॉट proved easy, for people in many countries are not very enthusiastic in giving European Union powers that were exercised by government of their own country। लेकिन बहुत सारे लोग जो है यूरोपियन यूनियन से खुश नहीं है। उनको लगता है कि जो रोल उनकी गवर्नमेंट पहले परफॉर्म करती थी, अब यूरोपियन यूनियन परफॉर्म कर रही है, तो दे आर नॉट वेरी हैप्पी अबाउट इट। अच्छा, अगर हम बात करें, देखिए एक छोटा सा मैप पे एक नज़र डालते हैं। ओल्ड मेंबर्स पर्पल कलर में है, ब्लू कलर में न्यू मेंबर्स हैं। तो ये जो न्यू मेंबर्स हैं, दीज आर ऑल विच वर अर्लियर अ पार्ट ऑफ यूएसएसआर। अगर हम इकोनॉमिक इसकी पावर की बात करें, इन्फ्लुएंस की बात करें, तो वर्ल्ड्स जीडीपी का जो है, दिस इज द EU इज द वर्ल्ड्स बिगेस्ट इकोनॉमी विद जीडीपी ऑफ मोर देन 12 ट्रिलियन इन 2005, एंड इट इज स्लाइटली लार्जर देन यूनाइटेड स्टेट्स। करेंसी यूरो जो है वो एक US डॉलर को थ्रेट इम्पोज कर सकता है। इट्स शेयर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड इज 3 times larger than the United States, है ना, and allowing it to be more assertive in trade disputes than US and China. Its economic power gives its influence over its closest neighbors as well as in एशिया एंड अफ्रीका। तो इसकी जो इकोनॉमिक पावर है उसकी कंपैरिजन कोई भी नहीं कर सकता एशिया अफ्रीका तक। अच्छा, इंपॉर्टेंट फंक्शन अगर हम बात करें तो इसके पास पॉलिटिकल फंक्शन इंपॉर्टेंट ये रहा कि ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के भी मेंबर हैं और ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को इन्फ्लुएंस कर सकता है। फिर इसके बाद 2 इसके मेंबर जो हैं वो UN सिक्योरिटी काउंसिल के भी मेंबर है। हालांकि उनमें से एक अब इसको छोड़ चुका है, यूरोपियन यूनियन को, ब्रिटेन, जिसको हम ब्रेग्जिट भी बोलते हैं, है ना। बट अदरवाइज दे हैड 2 परमानेंट एंड सेवरल नॉन परमानेंट मेंबर्स इन द UN सिक्योरिटी काउंसिल। और UN सिक्योरिटी काउंसिल आपको पता होगा यूनाइटेड नेशन का सबसे पावरफुल ऑर्गन है। तो ये पॉलिटिकल अगर हम बात करें तो इन्फ्लुएंस भी इसका काफ़ी ज़बरदस्त है। अगर हम डिप्लोमेसी की और इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट की बात करें, नेगोशिएशंस रादर देन कोर्जन एंड मिलिट्री फोर्स हैज़ बीन इफेक्टिव एज इन द केस ऑफ इट्स डायलॉग विद चाइना एंड ह्यूमन राइट्स एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। और अगर हम बात करें इसकी इन्फ्लुएंस की, तो काफ़ी इन्फ्लुएंस है, चाहे हम ह्यूमन राइट्स की बात करें, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन की बात करें। मिलिट्रीली अगर मिलिट्री पावर की बात करें तो सेकेंड लार्जेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड, टोटल स्पेंडिंग ऑन डिफेंस इज सेकेंड आफ्टर द US। EU मेंबर्स जिसमें ब्रिटेन और फ्रांस हैं, उनके पास न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं 515 नंबर, और सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ स्पेस एंड टेक्नोलॉजी। तो हम ये कह सकते हैं कि इट्स अ काइंड ऑफ सुपर नेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल हर एरिना में जो है ये अपना इन्फ्लुएंस क्रिएट करने में
कामयाब रहा है यूरोपियन यूनियन, राइट। और आई थिंक फॉर टुडे दिस मच, we'll start with ASEAN in the next video. So take care and God bless.